3.5 चल रही थी। 3.5 के मैंने जो रिड्यूसेबल वाले क्वेश्चन थे, या आई टेल यू विनायक, जब होगी क्लास तब समझ आ जाएगा, आई एम श्योर। रिड्यूसेबल इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस लास्ट क्लास में मैंने करके दिखाए थे। एक दो एग्जांपल्स आपको करके दिखाए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस तो आपको खुद ही करने हैं। इनके हिसाब से नहीं हो पाते हैं तो आप मुझसे पूछ लोगे, आई विल हेल्प यू। यस, 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे 3.5 के, नॉट 6 के, 6 के या 5 के, जो भी है वो लास्ट एक्सरसाइज। ऑप्शनल की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ओके, 3.6 के तो 3.6 के या 3.5 में तो हाँ हमने वो किए थे। 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे। दो क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए थे उसमें से, और अगर नहीं होते हैं अगेन तो आप मुझसे पूछ लोगे, मैं आपको बता दूंगा। वैसे उनमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, अगर आप ध्यान रखोगे वही चीजें जो मैंने बताई थी तो हो जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो स्पीड से एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। स्पीड के क्वेश्चंस हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, एंड टाइम एंड वर्क के हैं, और एक है ओनली स्पीड का, डिस्टेंस और स्पीड का। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 8th क्लास में अगर आपको समझाया गया था कि अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम किसे बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम किसे बोलते हैं, आपको 8th क्लास में अगर समझाया गया था और आपको अगर याद है तो प्लीज बताओ किस किस को याद है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, किसी को याद है? व्हाट इज अपस्ट्रीम? सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, अभी समझाना नहीं है। व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? ओके, ठीक है। यस निकिता, आई विल अपलोड देम टुनाइट। आई एम नॉट वेल, सो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बट आई विल डू दैट टुनाइट। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में देखो, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आते हैं या तो हवा से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड। पानी मीन्स बहता हुआ पानी। सपोज करो एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में पानी बहता है या फिर स्टिल रहता है, बताइए। स्विमिंग पूल में पानी फ्लो करता है या फिर स्टिल रहता है? स्टिल रहता है, करेक्ट। चलिए, उसके बाद में आते हैं नदी पर। एक नदी या कैनाल या वॉटेवर, उसमें पानी क्या होता है? फ्लो करता है। सपोज करो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना? तो अगर आपकी स्पीड स्विमिंग करने की स्विमिंग पूल में सपोज करो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या, जब आप इस नदी में, पानी तो इधर बह रहा है, राइट हैंड साइड को जा रहा है, और आप लेफ्ट हैंड साइड को रो कर रहे हो, तो क्या आपकी स्पीड 4 किलोमीटर रह पाएगी? क्या आप उस स्पीड को मेंटेन कर पाओगे? नहीं, कम हो जाएगी स्पीड, है ना? स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो ऑपोजिट हैं आपसे। यस, एग्जैक्टली, जो फ्लो है वो आपकी स्पीड को कम करेगा। और अगर आप उसी फ्लो में रो करेंगे जिस फ्लो में पानी जा रहा है, तब भी क्या आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगी? नो, उस केस में आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो फ्लो, पानी का फ्लो आपको पुश करेगा। और तो इससे हमें पता चलता है कि स्टिल वाटर में जो हमारी स्पीड होती है वो स्ट्रीम में आने के बाद, पानी के करंट में आने के बाद कम या ज्यादा हो जाती है। डिपेंड्स कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रो कर रहे हो या फिर सेम डायरेक्शन में रो कर रहे हो।
इसी को हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर रहे हैं। कहते हैं जब पानी सपोज करो इस डायरेक्शन में रो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और आप भी इसी डायरेक्शन में रो कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जब सेम डायरेक्शन में हम रो करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रो करते हैं, ऑपोजिट टू वाटर फ्लो, तो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ध्यान रखना ये टर्म्स। तो इसमें होता क्या है, सपोज करो आपकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4 + 2। आपकी स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, मीन्स आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपकी स्पीड हो जाएगी 4 - 2, दैट इज 2 किलोमीटर। यस, एग्जैक्टली, एट्थ में बताया गया था। नाम, मुझे नाम ये अलग अलग भी यूज कर देते हैं। हाँ, अपस्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज हो जाती है, कितनी डिक्रीज हो जाती है, जितना वाटर का फ्लो होगा। और डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कितनी इंक्रीज हो जाती है, जितना वाटर का फ्लो है। फ्लो को करंट भी बोलते हैं, वाटर को स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड से लेना देना है, टर्म्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो समझ आ गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हो जाएगी। आप क्वेश्चन करेंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, फर्स्ट जो पार्ट है उसका, ऋतु वाला। सॉरी फॉर हमिंग। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours। ठीक है, ऋतु जो है अगर वो डाउनस्ट्रीम रो करती है, मीन्स वाटर के साथ ही डायरेक्शन में स्विमिंग करती है, तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर्स कवर कर लेती है। लेकिन अगर वो 4 अपस्ट्रीम में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रो करती है, तो 2 आवर्स में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही कवर कर पाती है। वी नीड टू फाइंड आउट ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर। तो हम स्पीड ऑफ करंट एंड ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर, इनको ही कंसीडर करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड को आप एक्स कंसीडर करेंगे, एक्स या वाई वॉट एवर, स्टिल वाटर की। कि ऋतु जो है वो स्टिल वाटर में, मींस स्विमिंग पूल जैसे पानी में जहां पर कोई भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं होता, वहां पर उसकी स्पीड एक्स किलोमीटर है, क्योंकि यही ऋतु की एक्चुअल स्पीड है। फाइन। और हमने मान लिया जो वाटर है, स्ट्रीम है या करंट है, उसकी स्पीड वाई किलोमीटर्स है। अब बताओ डाउनस्ट्रीम में ऋतु की स्पीड क्या होगी, इन डाउनस्ट्रीम ऋतु की स्पीड क्या होगी। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बताया था, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज हो जाती है, हाँ, तो कितनी इंक्रीज हो जाती है, जितनी स्ट्रीम की भी स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। नो अक्षत, 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस दिया हुआ है। आप एक्स और वाई के कौन उसमें बताओ कंसर्न में, अगर ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में एक्स किलोमीटर्स है और पानी की स्पीड वाई किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम में जब ऋतु सेम डायरेक्शन में रो करेगी, ये पानी बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर पर, और ये ऋतु रो कर रही है सेम डायरेक्शन में एक्स किलोमीटर पर आवर पर, तो ऋतु की जो स्पीड है वो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, x + y। डाउन स्ट्रीम में जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है उसमें स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड ऐड हो जाती है। गॉट इट अक्षत। डाउन स्ट्रीम में हमें सिर्फ और सिर्फ
ऐड करना होता है किसको, स्टिल वाटर की स्पीड को एंड करंट की स्पीड को। यस, यस सलोनी। सो इन डाउन स्ट्रीम ऋतु की स्पीड हो गई x+y, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, एंड टाइम उसने कितना लिया, 2 आवर्स। बट हमारे हिसाब से जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, आप इसमें यही फॉर्मूला यूज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट वेज से कर सकते हो, दैट टोटली अप टू यू। आप डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लो, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लो, डजेंट मैटर, बट आपको यूज यही करना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है या नहीं पता? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्पीड के प्लेस पर डाउन स्ट्रीम की उसकी स्पीड रख देंगे विच इज x+y। डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्टेंस रख देंगे विच इज 20, एंड टाइम के प्लेस पर टाइम रख देंगे विच इज 2। यस निकिता। सो उससे हमारे पास इक्वेशन आ गई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारे हिसाब से स्पीड x+y है, एंड अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से देखें तो स्पीड कितनी है, 20/2, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वल रखा जिससे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब अपस्ट्रीम में ऋतु की स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम में बताइए ऋतु की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में बताइए ऋतु की स्पीड क्या होगी। डाउनस्ट्रीम में x+y थी, तो अपस्ट्रीम में कितनी होगी, यस, x-y। ये ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में से आप माइनस करोगे वाटर या करंट की स्पीड, ठीक है? कभी ऐसा मत कर देना कि वाटर की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस करने लग जाओ। x-y इज करेक्ट, बट बाई y-x नहीं लिख सकते आप। तो अपस्ट्रीम में ऋतु की स्पीड हो गई x-y। अगेन डिस्टेंस है उसका 4 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स। सो दिस अगेन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के प्लेस पर स्पीड रखा विच इज x-y, डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्टेंस 4, एंड टाइम के प्लेस पर टाइम 2, विच गिव्स अस x-y इक्वल्स टू 2। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं, है ना? एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए वी कैन ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशंस, यस और नो? क्या हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें? इजी मेथड है। x+y स्टेप, x+y बच्चे, अभी आपको समझाया था कि डाउनस्ट्रीम में सपोज करो आप एक नदी में कूद गए, स्विमिंग करनी आती है आपको, नदी का पानी इधर बह रहा है, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है? और आप स्विमिंग पूल जहां पर पानी बहता नहीं है वहां पर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकते हो। तो जब आप इस नदी में कूदोगे और सेम डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करोगे, तो क्या आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, या ज्यादा हो जाएगी? अगर आप सेम डायरेक्शन में रो करोगे तो ज्यादा हो जाएगी ना? क्यों अक्षर, ज्यादा हो जाएगी या नहीं? सेम डायरेक्शन में अगर आप रो करोगे, क्यों ज्यादा क्यों नहीं होगी? आप अगर तैरोगे भी नहीं, खड़े भी हो जाओगे, तब भी वो पानी आपको बहा के ले जाएगा। चलो मान लिया आप रो कर ही नहीं रहे, आप बस कूद गए उसमें, तो क्या वो पानी, क्या आप एक ही जगह पर पड़े रहोगे, या वो पानी आपको बहा के ले जाएगा आगे? बताओ अक्षत, पानी आपको बहा के ले जाएगा या आप एक ही जगह रहोगे? यस निकिता, आगे ले जाएगा। अक्षत तुम बताओ। हाँ, सेम डायरेक्शन में मूव करोगे। सपोज करो तुम स्विम नहीं कर रहे और पानी आपको आगे ले जा रहा है, पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आप किस स्पीड से बह रहे हो पानी के साथ में? बताओ, आपकी स्पीड भी क्या होगी उसमें? आप खुद से कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, बस पानी आपको बहा के ले जा रहा है, तो आपकी स्पीड भी क्या होगी? 2 ही होगी,
है ना। तो जब आपकी स्पीड 0 थी, आप कुछ एफर्ट नहीं कर रहे थे, तब भी आपकी स्पीड कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी की स्पीड ऐड हो गई आपकी स्पीड में। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, सपोज करो आपने स्विम करना स्टार्ट कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर की अपनी कैपेसिटी से, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 4 + 2, 6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है आपकी, उसमें पानी की स्पीड भी ऐड हो जाती है। गॉट इट नाउ? तो उसी तरह से अगर पानी की स्पीड x है और आपकी स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो आपकी डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन में रो करने पर स्पीड कितनी हो जाएगी? x + y। सो दिस इज हाउ x + y आया। और इसी तरह से x - y भी आया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी आपकी स्पीड में से, क्योंकि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी। तो वी हैव दीज टू इक्वेशंस, दोनों को ऐड किया। On adding first and second equation, we get x + y + x - y = 10 + 2, that gives us 2x = 12। x की वैल्यू आ गई 6। इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दोगे। हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। सो x के प्लेस पर 6 आया, y के प्लेस पर y रहा, =10। तो यस, y की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पीड ऑफ, हाँ, रितु की स्पीड स्टिल वाटर में है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड पानी का जो करंट है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। करंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है। करंट का एक्चुअल मीनिंग बहाव होता है, वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पानी का या किसी और चीज का। ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी, पहले आता था, चलो एक छोटा सा फनी सा वो बताता हूँ, फनी नहीं है बट बहुत अजीब सा क्वेश्चन था हमारे बुक में जब हम पढ़ते थे। उसमें क्वेश्चन ये था कि एक पोल है, ठीक है, एक पोल है जिसकी लेंथ उन्होंने दे रखी थी कुछ, और एक स्नेल। स्नेल सबको पता है क्या होता है? स्नेल, घोंगा जिसको कहते हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। तो व्हाट दे सेड कि ये जो पोल है वो स्टील का है, काफी स्लिपरी है। उन्होंने कहा कि एक स्नेल 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, सॉरी 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ही, चलो ऊपर चढ़ता है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, किसी तरह से वो किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से यहाँ पर पहुंच गया, स्टील के पोल के बीच में या कहीं पर थोड़ा ऊपर मीन्स। और वहां से वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर क्रॉल करता है। लेकिन स्लिपरी होने की वजह से जैसे ही वो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, वो 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल के आ जाता है। अगेन वो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, फिर 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो बताओ, जो स्नेल है वो कितने टाइम में उस पोल के टॉप तक पहुंच जाएगा? बताओ आप, ऐसे ही क्या वो कभी पहुंच पाएगा? 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल के वापस आ गया, क्या वो पहुंच पाएगा कभी भी? सेम सर्कमस्टांसेस में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, फिर 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया, फिर 2 सेंटीमीटर गया, तो उसका तो -1 ही हो जाएगा। जानवी कैसे पहुंच जाएगा? कैसे पहुंचेगा? सेम सर्कमस्टांसेस में, वी आर नॉट एडिंग एनी अदर सिचुएशंस और कंडीशंस। ठीक है, फाइन। तो ये पहले बुक में हुआ करता था क्वेश्चन, बट अब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन देके बच्चों को परेशान नहीं करना है जिसका आंसर नेवर हो। तो ये मैंने इसलिए बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड नेवर, सलोनी इसका आंसर नेवर था।
इसकी स्पीड, ऋतु की जो स्पीड है वो कभी भी पानी की स्पीड से कम नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऋतु है या कोई बोट है या कुछ भी है, उसकी स्पीड कभी भी पानी की स्पीड से कम नहीं आएगी। अगर आ रही है तो आपका आंसर गलत है। फाइन। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी पानी की स्पीड से कम नहीं आएगी। तो ये समझ आ गया क्वेश्चन? किसी को इसमें कोई डाउट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में? अब इसका जो एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से पहले दिया हुआ है, वो बहुत आता है एग्जाम में, उसको करके देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। यस अक्षत, डाउनस्ट्रीम हमेशा ऐड होगा और अपस्ट्रीम हमेशा माइनस। हमेशा, ऑलवेज। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वॉट एवर। हवा का भी आ सकता है कि साइकिल चला रहे हैं और हेड विंड एंड टेल विंड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की जगह हेड विंड टेल विंड भी आ सकती है। हेडविंड होती है, जो साइकिल चलाते हैं उन्हें पता होता है, आप में से अगर कोई चलाते हो तो। हेडविंड का मीनिंग होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, आप साइकिल चला रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, आप हवा इधर चल रही है और आप साइकिल इधर चला रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और टेल विंड होता है, आप जिधर की साइड साइकिल चला रहे हो उधर की साइड ही हवा चल रही है, तो उस केस में आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यस। तो ये भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरह ही होगा। हेडविंड में आपकी स्पीड कम हो जाएगी x-y, और टेल विंड में आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। रेयरली आता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये टर्म्स सभी को नहीं पता होती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत आता है। ओके विनायक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गिव मी अ मिनट, आई नीड सम वाटर। यस विनायक, अप हिल डाउन हिल स्लोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्पीड वाला पहले मैंने लिया है, जो लास्ट क्वेश्चन है। रूही, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. रूही ने 300 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है अपने घर के लिए, घर जाने के लिए, जिसमें से वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से ट्रेवल करती है, कवर करती है, और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती हैं। तो दो केसेस दिए हुए हैं कि फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर्स, क्या हुआ सबके नेटवर्क स्लो चल रहे हैं? हाँ। सो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला कि अगर रूही 60 किलोमीटर्स ट्रेन से ट्रेवल करती हैं और बाकी 240 किलोमीटर्स, ऑब्वियसली 300 है तो 240 बचे, बाकी 240 किलोमीटर्स बस से अगर ट्रेवल करती हैं तो उनको टोटल 4 आवर्स लगते हैं अपने घर पहुंचने में, मीन्स 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। एंड सेकंड केस में अगर वो 100 किलोमीटर्स ट्रेन से ट्रेवल करती हैं और बाकी 200 किलोमीटर्स बस से करती हैं तो उनको 4 आवर्स से 10 मिनट्स ज्यादा लग जाते हैं,
मीन्स 4 आवर्स तो लगेंगे ही, साथ में 10 मिनट्स और लगेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस पहले फॉर्म करेंगे स्पीड वाले ही फॉर्मूला से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्पीड के डिस्टेंस के, तो आपको ध्यान रखना है स्पीड का फॉर्मूला। ट्रेन के और बस की स्पीड्स पूछी हैं तो हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बस बी वाई। अब फर्स्ट केस में टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल्स टू 4 आवर्स। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, बताओ बताओ। यस निकिता, यस सलोनी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर पहले आप ही जवाब दो तब मैं लिखूंगा। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड एक्स है और इसमें डिस्टेंस जो था उन्होंने कवर किया कितना, 60 किलोमीटर्स का, तो कितना टाइम उनको लगा होगा? ट्रेन की स्पीड एक्स है और डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स है, तो कितना टाइम लगा होगा? आपने फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले के हिसाब से बताओ। यस अक्षत, यस सलोनी। बाकी बच्चे बताओ। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हुआ ट्रेन का टाइम, है ना? और बस से उन्होंने कितना, बस की स्पीड थी 5 किलोमीटर्स, डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने बस से 240 किलोमीटर्स। 60 किलोमीटर्स तो ये हो गया, 60 किलोमीटर्स तो बचे 240 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लगेगा? 240/y। और दोनों को मिलाकर ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे हम? कितना टाइम दिया है दोनों को मिलाकर, कितना टाइम लगा? 4। तो इक्वल्स टू में आएगा 4। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो आप लोग। यस निकिता, करेक्ट, इक्वल्स टू 4। ठीक है, बस का टाइम और ट्रेन का टाइम। ट्रेन का टाइम हुआ 60/x, बस का टाइम हुआ 240/y, और दोनों मिलाकर उसको, रूही को 4 किलोमीटर्स लगे, तो वी गॉट 4 इक्वल्स टू 4। विच कैलकुलेशन निकिता? हाँ, ये रही। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है 60 और 240 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 60 को कॉमन ले लेते हैं। 60 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/x बचेगा और यहाँ पर 4/y। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही करो, बट मुझे ये इजी लगती है तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ। 60 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो वी गेट 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 4/60। 4 और 60 कैंसिल हो सकते हैं, तो वी गेट 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/15। ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन सबको समझ आ गई? प्लीज पहले बताओ कि 60/x प्लस 240/y ये समझ आ गया, 4 कहाँ से आया ये समझ आ गया, कॉमन लेना ये कैलकुलेशन आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, स्टिल इसमें भी कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, किसी को भी। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने 60 क्यों कॉमन लिया, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, थोड़ी लेंदी हो जाती है, नॉट मुश्किल। चलो तो अब केस 2 पर आते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, इस बार जो टाइम है ट्रेन का और टाइम है बस का, दोनों मिलाकर 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। यहां पर गड़बड़ बच्चे करते हैं, वो 4 में 10 ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली ये 4 आवर्स हैं, ये 10 मिनट्स है, वी कैन नॉट ऐड देम। हम 4 आवर्स में 10 मिनट्स ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, हमें इन 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी करेंगे। पहले बताओ, इस बार उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेन से किया, तो ट्रेन का टाइम कितना होगा? 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया तो ट्रेन का टाइम कितना लिया जाएगा? जल्दी बताओ।
अभी पहले इस पे कंसंट्रेट करो जो मैंने पूछा है। इस बार उन्होंने ट्रेन से 100 किलोमीटर्स, यस सलोनी, 100 किलोमीटर्स अगर ट्रेवल किए तो ट्रेन से कितना टाइम लगा होगा। जैसे यहाँ पर 60 किलोमीटर्स थे तो ट्रेन से कितना टाइम लगा, 60/x। इस बार 100 किलोमीटर्स है तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन से। यस अक्षर। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ। यस जानवी। 100/x। और बस से कितना लगेगा। यस गौरी। बस से कितना लगेगा टाइम। ओजस 4 नहीं, 4 डिस्टेंस थोड़ी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है ट्रेन का, 100, तो 100/x। 300/y नहीं, 200/y। यस। तो 100/x तो टाइम लगा ट्रेन से, एंड 200/y लगा बस से, एंड दोनों मिलाकर 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट किया, 10/60। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 25 क्या आएगा, 6 आएगा शायद, हाँ, 25/6 आ जाएगा। तो यहां से हमने 100 कॉमन लिया। अगेन कैलकुलेशन टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। ओके जानवी, नो प्रॉब्लम। 100 कॉमन लिया, ये तो 25/6 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर। यहां से 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लिया तो 1/x प्लस 2/y बचा। 100 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 25/600। 25 को 600 को 25 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। दैट गिव्स अस 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 24। ये सेकंड इक्वेशन सबको आ गई समझ में, ये कैसे आया था। इसके बाद कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। इससे आपको ये इक्वेशन बनानी है, बन जाएगी। नहीं भी बनाओगे तब भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगेन कैलकुलेशन पार्ट टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। क्वेश्चन को थोड़ा इजी, क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाना आपके हाथ में होता है कैलकुलेशन वाइज। चलिए तो अब आते हैं हम रिड्यूस करने पर। अपॉन एक्स में, एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है तो हम रिड्यूस करेंगे, इनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा जो मेथड है वो हमेशा 1/x को मैं ए कंसीडर कर लूंगा, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दोनों इक्वेशंस में देखो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो मैं 1/x को ए और 1/y को बी कंसीडर कर लूंगा। और जब ये वैल्यूज पुट करूंगा 1/x के प्लेस पर ए इस इक्वेशन में, फर्स्ट में, तो मुझे मिलेगा a+4b। 1/x के प्लेस पर a आ गया, एंड 4 के प्लेस पर 4 आ गया, 1/y के प्लेस पर b आ गया, इक्वल्स टू 1/15। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में 1/x के प्लेस पर a आया, एंड 2 के प्लेस पर 2 आया, 1/y के प्लेस पर b आया, एंड इक्वल्स टू 1/24। रिड्यूस कर ली इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं बताओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या हम इनको कुछ कर सकते हैं, पहले बताओ। ये a+4b एंड a+2b समझ आ गया कि कैसे आया। ओके। हाँ, इसमें ऐड नहीं कर सकते गौरी, क्योंकि इसमें साइन सेम है दोनों के, है ना। अगर हमने ऐड किया तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो अक्षर, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन से ही किया है। आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो उससे भी कर सकते हो। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ऐड हम उस केस में करते हैं गौरी जिस केस में जिनके कॉफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट होते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता, तो हम ऐड करते हैं। अगर साइन भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a-a+4b माइनस a+2b, 1/15 माइनस 1/24, ब्रैकेट्स ओपन किए। a+4b माइनस a-2b इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा, तो सॉल्व करके 3/120 मीन्स 1/40 आ जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 4b माइनस 2b हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे 3/120 1/40 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा,
डिनोमिनेटर में, तो बी की वैल्यू 1/80 हो जाएगी। इस बी की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट करी, a+4 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 1/80। 4 से 80 कैंसिल हुआ तो 1/20 हो गया, 1/20 उधर जाएगा, 1/15 माइनस 1/20, तो आंसर आएगा 1/60। नाउ ए को हमने क्या कंसीडर किया था, ए की वैल्यू ये आई और बी की वैल्यू ये आई है। ए को हमने कंसीडर किया था, ए क्या था 1/x, तो हम ए के प्लेस पर 1/x लिखेंगे एंड बी के प्लेस पर 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 80। मींस x किसकी स्पीड कंसीडर करी थी, ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड है 60 km/h एंड y थी बस की स्पीड, तो बस की स्पीड है 80 km/h, काफी तेज है। Hence speed of train is 60 kilometers per hour and speed of bus is 80 kilometers per hour. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट बहुत सारे इसमें रिड्यूस भी करना है आपको, डिस्टेंस और स्पीड का भी यूज करना है। तो एक बार देख लो, किसी भी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो यू मे आस्क मी। आई एम गिविंग यू 2 minutes। ओके चलो, तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी को इसमें कोई भी शंका नहीं है, वो तब आएगी जब टेस्ट देने बैठोगे। भूल जाते हैं इसको मोस्टली स्टूडेंट्स, क्या करना था। चलो अब आया लास्ट क्वेश्चन, जो अगेन एट्थ क्लास की थ्योरी पर ही बेस्ड है। सेकंड पार्ट जो था टाइम एंड वर्क वाला, अगर आपने एट्थ क्लास में डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में यूनिटरी मेथड किया है और आपको याद भी है, तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा। अगर नहीं किया है या फिर नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड्स कि आप कितने शिद्दत के साथ इसको समझने की कोशिश करोगे। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क, यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क लिखा है, बुक में मैंने सिर्फ वर्क लिखा है। फिनिश अ वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men कैन फिनिश इन 3 days। कोई काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है अकॉर्डिंग टू बुक, जिस काम को अगर 2 औरतें और 5 आदमी साथ में मिलकर करें, तो उस पूरे काम को वो 4 days में फिनिश कर लेते हैं। एंड सेम काम को अगर 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर करें, तो उस काम को वो 3 days में कर लेते हैं। सो वी नीड टू टेल कि एक औरत को, वन विमेन को, उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, एंड
अलोन, एक आदमी को, वन मैन को उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। जब भी टाइम और वर्क के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होता है, जो आपको एट्थ क्लास में सिखाया गया था, बट वो किसी को याद नहीं रहता है, मोस्टली नहीं रहता है। मुझे भी नहीं रहा था, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने क्वेश्चंस किए थे। ओके सलोनी, गुड। चलो, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक जो औरत है वो इस पूरे काम को एक्स डेज में फिनिश कर लेती है, और एक आदमी इस पूरे काम को वाई डेज में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल डेज में नहीं करते हैं यहाँ पर, अगर इक्वल डेज में करते तो कुछ और ही सिचुएशन होती। तो यहाँ पर हमने दोनों के डेज कंसीडर कर लिए, एक्स डेज एक विमेन का काम, ठीक है, उस पूरे काम को वो एक्स डेज में फिनिश कर लेती हैं, और वाई डेज में एक आदमी जो है वो उस काम को फिनिश कर लेता है। यूनिटरी मेथड में हम वन डे का काम निकालते हैं हमेशा। आपको जो भी काम दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आप सिंगल डे का वर्क पहले कंसीडर करोगे। सपोज करो एक काम आप हम्म, एक कोई होल वर्क है, उसे आप 5 डेज में कंप्लीट करते हो, तो एक दिन में आप कितना पार्ट करोगे उस काम का, अगर सेम स्पीड से कर रहे हो तो उस काम का कितना पार्ट आप एक दिन में कर लोगे। या सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछूं मैं आपसे, मैंने आपको एक काम दिया, यस अक्षत, अगर नहीं समझ आया किसी को तो इससे समझ लो। एक मैंने आपको काम दिया जिसके अंदर आपको क्या करना था, आ, आपको 5 डेज में 20,000 स्टेप्स चलने हैं। हालांकि एक ही दिन में कर लेते हो आप, मैं 5 डेज का दे रहा हूँ। आपको 5 डेज में 20,000 स्टेप्स चलने हैं, तो और सेम स्पीड से चलने हैं, तो आप बताओ वन डे में कितने स्टेप्स चलोगे। यस चलो ठीक। अगर 5 डेज में 20,000 स्टेप्स चलने हैं, तो एक दिन में आप कितने स्टेप्स चलोगे। नो विनायक, यस गौरी, यस आदित्य, जानवी एक जीरो, और अक्षत 1,000, 10,000 क्यों बच्चे, तो वो तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। यस वाग्मी, यस विनायक। 5 डेज में 20,000 है, तो एक दिन में आप कितने स्टेप्स चलोगे, 20,000 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, है ना। ऐसे ही अगर एक काम 5 डेज में खत्म करना है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/5। जो वर्क होता है उसे हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं, जो वर्क होता है उसे हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट। यूनिटरी मेथड में या एक दिन का काम निकालने के लिए हम टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं। सही बात है या नहीं। वन डे वर्क, ये आपको एट्थ में लिखवाया होगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ये होता है फॉर्मूला। एट्थ क्लास में ये लिखना नहीं है, आपको याद कर सकते हो। एक दिन का अगर आपको काम निकालना है, तो टोटल वर्क को आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे। और अगर आपको काम ऐसा नहीं दिया हुआ कि कोई काम है, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कोई काम है, तो उस काम को आप एक वन कंसीडर कर लोगे कि एक होल वर्क है जिसे हम 4 डेज में कर रहे हैं फिनिश, या 5 डेज में, वो अभी हम जब इक्वेशन बनाएंगे तब देखेंगे। यस जानवी। तो अब बताओ आप मुझे, अगर एक विमेन एक पूरे काम को एक्स डेज में फिनिश करती है, तो वो एक डे में, वन डे में कितना काम फिनिश करेंगी। यस सलोनी,
नो विनायक। वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, अगेन सिंपल सा फॉर्मूला। वर्क क्या है? एक वर्क है, नंबर ऑफ डेज क्या है? एक्स है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/x। यस, ठीक है। और एक आदमी अगर उसी काम को वाई डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? सिंपल, 1/y। करेक्ट। तो इसी को अब हम यूज करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन डे वर्क ऑफ वीमेन हमने निकाल लिया 1/x, वन डे वर्क हमने निकाल लिया 1/y। अब आप फर्स्ट सिचुएशन में देखो, टू वीमेन है। एक वीमेन 1/x वर्क करती है एक दिन में, तो टू वीमेन कितना करेंगी? एक वीमेन 1/x वर्क करती हैं एक दिन में, तो टू वीमेन कितना करेंगी? 2 × 1/x, दैट इज 2/x। दुगना काम हो जाएगा ना, डबल। हाँ या ना? एग्जैक्टली, यस। और 5 मैन है, 5 मैन का वर्क कितना होगा वन डे का? यस सलोनी। और बाकी बच्चे बताओ। एक आदमी 1/y वर्क करता है, तो 5 आदमी कितना करेंगे? अक्षत नहीं, जानवी, यस। एक आदमी का 1/y है, तो 5 आदमियों का कितना होगा? 5/y। यस। चलो, तो इसे लिखते हैं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो औरतों का काम 2/x, 5 आदमियों का काम 5/5/y इक्वल्स टू 1/4। 1/4 क्यों रखा हमने? बताओ, 1/4 क्यों रखा? 4 क्यों नहीं रखा? 1/4 क्यों रखा? क्योंकि वो 4 डेज का वर्क था, एक काम 4 डेज में करते थे ये सारे मिलकर। तो वन डे में कितना करेंगे? वन डे का काम हो गया टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये एक दिन का काम था, ये भी एक दिन का काम था, तो यहाँ पर भी तो हम एक ही दिन का काम रखेंगे ना। 4 दिन का काम तो नहीं रख सकते। तो एक दिन, अगर वो 4 दिन में एक काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 पार्ट। दैट्स वाई यहाँ पर हमने 1/4 रखा। यस सलोनी। ठीक है, 1/4 क्यों आया, समझ आया या नहीं? हमने एक दिन का काम लिया है, इसलिए हमने 1/4 रखा है। अगर पूरा काम 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दो औरतें और 5 आदमी? 1/4 पार्ट, क्वार्टर। अब सिमिलरली एक इक्वेशन में ही दिमाग लगाना था, दूसरी इक्वेशन में बस हमें यहाँ पे नंबर्स ही चेंज करने हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या हो गया? 3 औरतें हो गई, तो 3/x हो जाएगा। एंड कितने आदमी हो गए? 6 मैन हो गए, तो 6/y हो गया। इस बार वो 3 डेज में पूरा वर्क कर रहे थे, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/3 होगा। दोनों इक्वेशन समझ आ गई प्लीज? हाँ ना, यस नो, नियत सी, वॉट एवर, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो। फ्रेंच में क्या बोलते हैं? हुई, हुई बोलते हैं, हुई जो भी है, हुई। यस श्रेयस, आई गॉट टू नो, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वांट, सो क्लासेस कैन बी बैकअप लेटर। कोई इशू नहीं था। आप, आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। गुड अक्षय। यस दैट इज फाइन बच्चे, गुड टू नो। चलो, अभी आपकी क्लास स्टार्ट होगी 9th की।
मैं इनको एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। तो अगेन हम यहाँ पर 1/x को a ले लेते हैं और 1/y को b। इस इक्वेशन में पुट किया 1/x के प्लेस पर a, तो ये हो गया 2a 5b इक्वल्स टू 1/4, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन को 3 से और सेकेंड फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइंग थर्ड बाय 3 एंड फोर्थ बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ। मल्टीप्लाई भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको 2 से किया तो 2 3 आर 6, 2 6 आर 12 एंड 2 1 आर 2/3। इसको 3 से किया तो 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 3/4। ब्रैकेट्स ओपन किए, सॉल्व किया, तो आंसर आया 1/36। बी की वैल्यू 1/36 आई। इस वैल्यू को हमने थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया। यस, यू कैन डू दैट अक्षत। हाँ, नीचे 5 3 बिल्कुल ले सकते हो अक्षत, कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर इसके जो कॉफिशिएंट थे उनको थोड़ा सा इक्वल करने में और बड़ी वैल्यूज लेनी पड़ जाती, बट तुम कर सकते हो, नो इश्यूज। तुम 3 को इधर ले जा सकते हो, इसके 4 को इधर ले जा सकते हो। कैलकुलेशन में कोई भी रूल आप अप्लाई करो, बस रूल होने चाहिए वो मैथ के। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ 10th क्लास। आप जो अभी तक आपने पढ़ा है, आप वो सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा ये तो 7th का है, ये तो 8th का है। नो, बस यही आपको देखना है कि कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए और कब मिस्टेक वाली हो। तो वैल्यू ऑफ बी हमने पुट करी फोर्थ इक्वेशन में, वी गेट 3a प्लस 6 इंटू बी था, बी के प्लेस पर 1/36 आ गया। 6 से नहीं, आरएचएस रहेगा बच्चे, 1 तो रहेगा। 3 को उधर लेकर जाओगे तो 1 रह जाएगा, 0 नहीं बचेगा। आरएचएस में 1 रहेगा। डिवीजन से मल्टीप्लाई में जब लेकर जाते हैं तो 1 बचता है, 1 या न्यूमरेटर में जो भी है। अब 6 से 36 को डिवाइड किया, 1/6 बचा, 1/6 को इधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/18। अब ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए हमने कंसीडर किया था 1/x, बी हमने कंसीडर किया था 1/36, 1/y, तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 36। तो इससे हमें पता चला कि जिस काम को एक विमेन, एक औरत 18 दिन में करती है, 18 डेज में करती है, उसी काम को एक आदमी 36 डेज में करते हैं। ए की वैल्यू क्या आई थी अक्षर, देखो ए की वैल्यू 1/18 थी, हाँ या ना? ए की वैल्यू, तो ए के प्लेस पर हमने 1/x रखा क्योंकि हमने 1/x किसको कंसीडर किया था, ए को। तो ए के प्लेस पर 1/x पुट किया, हाँ या ना? यस और नो? यस। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स उधर चला गया, 18 इधर, तो एक्स इक्वल्स टू 18 आ गया। ठीक है। यस सलोनी, इन दिस केस कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं। वो इसीलिए इसीलिए उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वर्क लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज डू एम्ब्रॉयडरी वर्क वेरी वेल देन जेंट्स डू। सो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में एम्ब्रॉयडरी वर्क लिखा था। बट यहाँ पर हम इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंस वी आर लिविंग इन अ एज जहाँ पर हम सबको इक्वली देखते हैं। सो डजेंट मैटर किसने ज्यादा किया किसने कम किया, दैट डिपेंड्स ऑन वर्क टू वर्क। दैट्स वाई मैंने वो एम्ब्रॉयडरी वर्क हटा दिया, बिकॉज दैट वाज बिट सेक्सिस्ट कि हाँ औरतें ऐसा काम ज्यादा अच्छा करती हैं और आदमी नहीं करते। वी विल नॉट गेट इनटू दैट। हाँ, दैट शुड नॉट बी आस्क्ड क्योंकि वो एक मोरल नहीं है, दैट शोज इनइक्वालिटी। यस, चैप्टर काइंड ऑफ फिनिश। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे वो आप सभी करोगे खुद से, मैंने बोला है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट से स्टार्ट करना। फाइन, लास्ट पार्ट के लास्ट 4 पार्ट्स अगर आपने कर लिए तो आपको सारे पार्ट्स आते हैं। तो ट्राई लास्ट के 4 पार्ट्स कर लेना।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू मे आस्क मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो जिस जिस पार्ट में प्रॉब्लम आई है मैं क्लास में बता दूंगा आपको। वैसे तो हो जाने चाहिए। ठीक है। बाकी जिसकी साइंस की फी रह गई है या जिसकी मैथ्स की भी रह गई है, प्लीज सबमिट योर फी, एंड कल को हम साइंस की क्लास करेंगे। तो आज के लिए आप जा सकते हो, 10th वाले स्टूडेंट्स। बाय बाय, ओवा, सायोनारा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।